यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 18 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे। इसमें सबसे पहले हम मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया के अंदर जो पिछले काफ़ी दिनों से कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद हम भारत और चीन का नेतृत्व विश्व स्तर पर एक साथ आके बेहतर ग्लोबल गवर्नेंस के लिए काम कर सकता है, ये एक ओपिनियन है। और ये चीन के जो कौंसल हैं जो मुंबई में दूतावास में उन्होंने लिखा है, तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसको देखेंगे। साथ ही अस्पष्टता नहीं, नैतिक स्पष्टता जरूरी, ये भी मुख्य रूप से आईआर से संबंधित है कि भारत विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज के अंदर एक तरह से गोलमोल रवैया रखता है, स्पष्ट रवैया नहीं रखता, उसके बारे में है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी भारत की यात्रा हुई थी, उसके संदर्भ में भारत का अब अगला कदम क्या होना चाहिए। और साथ ही वेनेजुएला के अंदर जो अमेरिकी हस्तक्षेप है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मुख्य रूप से आज के सारे आर्टिकल्स हैं वो आईआर से रिलेटेड हैं, और सोचना जरूरी है सेगमेंट में भी कुछ हम इंपॉर्टेंट इश्यूज पे ब्रीफ में चर्चा करेंगे। मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया, सबसे पहले देखा जाए तो मध्य पूर्व में जो अफगानिस्तान है यहाँ पे, और यहाँ पे पाकिस्तान है, और ये इंडिया है। जब पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, इसराइल, और यहाँ तक कि इजिप्ट को भी मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में शामिल किया जाता है। इजिप्ट अफ्रीका का भाग होने की वजह से इसे वेस्ट एशिया में शामिल नहीं करते, पर मध्य पूर्व में इसको जरूर शामिल किया जाता है। अब जो ये भाग है, मुख्य रूप से जो रेड सर्कल किया जा रहा है यहाँ पे, इसे गल्फ कोऑपरेशन, खाड़ी के देश हैं इनका कोऑपरेशन है, वो इस भौगोलिक यानी इधर है रेड सी, तो इधर है फारस की खाड़ी, तो इन दोनों के बीच के में होने के कारण इसे गल्फ क्षेत्र भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे पश्चिम एशिया भी है यहाँ पे एक तरह से, यहाँ पे मिडिल ईस्ट भी है, और यहाँ पे गल्फ भी है, लेकिन ये सब थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। मिडिल ईस्ट बड़ा टर्म है, वेस्ट एशिया में जो एशिया के पार्ट है जो मिडिल ईस्ट में शामिल है वो आते हैं, वही गल्फ के अंदर लाल सागर और फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ के बीच में जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल होते हैं। इनकी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं, उसमें यमन को छोड़ के बाकी जो रेड सर्कल के अंदर है वो सारे देश शामिल हैं। अब देखा जाए तो इस पूरे क्षेत्र में तीन प्रमुख शक्तियां हैं, एक है सऊदी अरब, दूसरा ईरान और तीसरा इजराइल, और अन्य शक्तियां भी हैं जैसे कतर और संयुक्त अरब अमीरात। कतर शक्ति के रूप में ये मुख्य रूप से एक तरह का नेगोशिएट करने में, यानी दो देशों के बीच में कोई संघर्ष चल रहा है तो उसमें जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने के रूप में एक अहम साझेदार बन के उभरा है। अफगानिस्तान हो, चाहे वर्तमान में जो गाजा के अंदर जो वार्ता चल रही है उसके संदर्भ में हो, इन सभी वार्ताओं में कतर की अहम भूमिका रही है। तो ये कतर का एक बड़ा सॉफ्ट पावर का रोल उभर कर सामना है। वहीं साथ ही जो संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी भूमिका इकोनॉमिक सेक्टर्स में और मुख्य रूप से दुबई जैसे विकसित क्षेत्र जो कि वर्तमान में ग्लोबल कनेक्टिविटी में एक अहम स्थान रखते हैं, इसकी वजह से भी है। तो देखा जाए तो इस पूरे रीजन के अंदर वर्तमान में जो इनस्टेबिलिटी है वो ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है। अब हम आगे देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, क्या इनका कोई फंडामेंटल कॉज है या फिर ये डायनेमिक कॉज है। तो देखा जाए तो ईरान है वो एक शिया देश है, जबकि सऊदी अरब है वो एक सुन्नी देश है। तो इन दोनों के बीच में एक तरह की राइवलरी हमेशा से देखी गई है। वही जो इज़राइल है ये एक यहूदी देश है, और हमें पता है कि इज़राइल में जेरूशलम है, और जेरूशलम है वो मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्म का एक केंद्र माना जाता है, क्योंकि जो अब्राहमिक रिलीजन है उनका उदय इसी जगह से माना जाता है। तो यरूशलेम एक पवित्र स्थान है जिसका महत्व मुस्लिम के लिए भी है, यहूदियों के लिए भी है और ईसाइयों के लिए भी है।
और इस यहूदियों को समर्थन कौन करते हैं? अमेरिका करता है, यूएसए, जो कि एक तरह से ईसाइयत का समर्थन कर रहा है। तो इसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी है यहाँ पे। लेकिन प्रमुख जो वर्तमान में संघर्ष चल रहा है वो ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है। और ईरान चाहता है कि इजराइल को समाप्त कर दे, और इजराइल ये चाहता है कि ईरान है वो ज़्यादा मजबूत ना हो इस क्षेत्र में। और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इजराइल उस पर बार बार हमले करता है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, ताकि उसको बाधित कर सके। उसी तरह से ईरान ने इजराइल को घेरने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाया था जिसे कहते हैं प्रतिरोध की धुरी, यानी एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। ये क्या है? ये ईरान का सपोर्टिव एक पहल है। इसका उद्देश्य इजराइल को समाप्त करना और कमजोर करना है। तो यमन के अंदर जो हूती विद्रोही है उनका समर्थन कर रहा है ईरान। लेबनान के अंदर हिजबुल्ला उनका समर्थन करता है। गजा में हमास का समर्थन करता है। और जो शिया लड़ाके जो कि सीरिया और इराक के क्षेत्रों में हैं उनका भी ईरान समर्थन करता है। और इस पूरे मैकेनिज्म का जो गोल है वो यही है कि इजराइल को कमजोर करना, इजराइल पर हमले करना। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि थोड़े समय पहले हमने देखा था कि लेबनान में जो हिजबुल्ला है उसके जो लीडर है उसको इजराइल ने मार दिया था। सीरिया में असद की सरकार थी, बशर अल असद, जो कि ईरान की बैकिंग थी उसको, सिया लीडर थे वो। लेकिन बशर अल असद को भागना पड़ा क्योंकि वह विद्रोही समूह थे, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। वहीं यमन के अंदर यूएसए और इजराइल दोनों ने काफ़ी बार हवाई हमले किए हैं और उनको कमज़ोर करने की कोशिश की है। और हमें कई अवसरों पर यह भी देखा था कि इजराइल ने ईरान पर डायरेक्ट अटैक किए हैं और ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किए हैं। और ईरान ने जो किए उसका नाम था ऑपरेशन टू प्रॉमिस। एक बार ट्रू प्रॉमिस 1, 2, 3 ऐसे चलाए गए, तो ईरान का जो ऑपरेशन टू प्रॉमिस था। लेकिन इस पूरी रस्साकसी में पिछले 1-1.5 साल के अंदर इजराइल है उसने प्रतिरोध की धुरी को कमज़ोर कर दिया है। और इसके बाद कमज़ोर स्थिति में आ गया ईरान, और हाल में ईरान पर प्रतिबंध भी लगे हैं। जो जिस आशंका या जिस बहाने से इजराइल ईरान पर हमला करता है कि परमाणु बम बना लेगा, उसको लेके एक 2015 में का एक डेवलपमेंट है। उस डेवलपमेंट से हमें आगे की कहानी समझ में आएगी। ईरान पर आरोप था कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, तो वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ईरान पर आरोप लगाए। तो फिर P5 यानी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी P5 सदस्य, उसके साथ जर्मनी, इन्होंने मिलकर ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट का नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA के शॉर्ट नाम से उसको हम जानते हैं। इसे ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी वो मानी जाती है। और इस परमाणु समझौते का उद्देश्य ये था कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए रहेगा, उसका किसी भी सैन्य परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो एक IAEA करके संस्था है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये मुख्य रूप से यूएन की बॉडी है जो 1957 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये बॉडी का मुख्य काम ये होता है कि ये ईरान के अंदर जहाँ जहाँ पे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पे जाना और उनका इंस्पेक्शन करना कि कहीं वो हथियार तो नहीं बना रहे। तो ये स्थिति 2015 में थी। लेकिन क्या हुआ 2015 के बाद, जब 2016 के अंदर अमेरिका में चुनाव हुए और जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया कि वो परमाणु हथियार बना रहा है और अमेरिका इस समझौते से अलग हो गया। उसके बाद की स्थिति देखी जाए तो अन्य देश, यूरोप के देशों ने भी ईरान पर कुछ न कुछ आरोप लगाए, लेकिन फिर भी IAEA निरंतर ईरान के जो परमाणु प्रतिष्ठान है उनके लोकेशंस पर जाता, इंस्पेक्शन करता रहा और उसने स्थिति को हमेशा ही नॉर्मल बताया। लेकिन जब से गजा के अंदर हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है और उसमें ईरान का बार बार हस्तक्षेप देखा गया, तो कई अवसरों पर इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान है उसने यूरेनियम को इस लेवल तक इनरिच्ड कर लिया है कि अब वो परमाणु हथियार बना सकता है। तो इन्हीं सभी आशंकाओं और आरोप प्रत्यारोप के बीच में हम 2025 में पहुंच गए। और 2025 के अंदर ये जो JCPOA एग्रीमेंट था,
इसमें UN-80 इसका भी बड़ा योगदान था। अब ये था कि अगर ईरान इस समझौते को नहीं मानता है तो ईरान पर कुछ सैंक्शन लागू हो जाएंगे। और यहाँ पे केवल अकेली गलती ईरान की नहीं है, अन्य देशों की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही समझौते से हाथ पीछे खींच लिए थे। वर्तमान में ईरान की भी कुछ घटनाएं थी, जैसे ईरान ने जो IAEA द्वारा इंस्पेक्शन होता था उस पर रोक लगा दी, मना कर दिया कि वो नहीं आ सकते। इसके साथ साथ ही ईरान ने कुछ हार्ड स्टेटमेंट्स दिए जिससे ये पता लग रहा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसी श्रृंखला में अमेरिका ने भी ईरान पे हमला किया था, इजराइल ने भी ईरान पे हमला किया था, तो संबंध काफ़ी खराब हो गए। और रिसेंटली एक स्नैप बैक मैकेनिज्म लागू हो गया। एक्चुअली 2015 में समझौता हुआ, इसमें 10 साल का टेन्योर था। 2025 में ये JCPOA के 10 साल हुए, तब ये स्नैप बैक मैकेनिज्म लागू हो गया। ये होता क्या है? UN-80 के अंदर कोई डील होती है, कोई समझौता होता है, अगर उसकी शर्तों का उल्लंघन होता है तो ये स्वचालित रूप से लागू हो जाता है। इसी को स्नैप बैक मैकेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर, अगर आज नए सिरे से UN-80 में बात होती तो रूस और चीन वीटो कर सकते थे ईरान के पक्ष में, लेकिन ये सारी पृष्ठभूमि पहले से ही पटकथा लिखी जा चुकी थी, तो सीधा स्नैप बैक मैकेनिज्म लागू हो गया। लेकिन फिर भी चाइना और रशिया ने इसे मानने से इनकार किया है। तो स्नैप बैक मैकेनिज्म क्या है, ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, इसका ध्यान रखना है। स्नैप बैक मैकेनिज्म के साथ एक टर्म और यूज में रहता है जिसे बोलते हैं 3E कंट्रीज या 3E देश। ये कौन है? 2003 में ईरान के साथ जो परमाणु कार्यक्रम है उसका, उस पर नेगोशिएशन के लिए यूरोप के 3 देशों का एक समूह बना था। और उस 3 देशों के समूह में कौन कौन था? एक था UK, एक था जर्मनी और एक था फ्रांस। तो UK, जर्मनी, फ्रांस, इन तीनों देशों का समूह है, उसको 3E कंट्रीज कहा जाता है। और हाल ही में जो स्नैप बैक मैकेनिज्म लागू किया था वो 3E कंट्रीज ने किया था, तो यहाँ पे 3E भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही मिडिल ईस्ट का जो एक सेगमेंट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगली बार जब मिडिल ईस्ट के बारे में बातचीत करेंगे तो हम इसके अन्य पक्षों में फलस्तीन बनाम इसराइल का जो क्या संघर्ष है, इसके पृष्ठभूमि और उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तब तक आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मैप में जो कंट्रीज हैं इनका एक मोटा मोटी आइडिया, रफ आइडिया आप ले सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं और ब्लैंक मैप में ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये रीजन पिछले 3 से 4 सालों से कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है। और यहाँ पर 2016 के अंदर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC का प्रश्न आया हुआ है, और 2015 और 2016 लगातार 2 वर्षों तक एक प्रश्न आया था, वो था ज्योग्राफी से रिलेटेड कि लाल सागर के साथ किस देश की सीमा लगती है और भूमध्य सागर के साथ किस देश की सीमा लगती है, इससे संबंधित प्रश्न आया था। भारत और चीन के नेतृत्व में बेहतर ग्लोबल गवर्नेंस, इसके लेखक किन जी हैं, जो कि कौंसल जनरल हैं चाइना के मुंबई में जो दूतावास है उसमें। और ये IR में कवर होगा कि हाल ही में भारत और चीन है, इनके संबंधों में एक अलग तरह की तेजी देखी गई है। और ये तेजी सिर्फ भारतीय पक्ष की तरफ नहीं है, चीनी पक्ष और भारतीय पक्ष दोनों पक्ष में साथ साथ देखी गई है। अब उन्होंने आर्टिकल में सबसे ज़्यादा अच्छी अच्छी बातों का जिक्र किया है, और ऐसा अक्सर कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अब इस डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलपमेंट लास्ट ईयर से होने लग गया था, और धीरे धीरे ये डेवलपमेंट ग्रो कर रहा था, क्योंकि जो ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, उस पॉलिसीज़ और जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जो बदलाव आ रहा है उसको देखते हुए भारत और चीन के संबंधों के बीच में नरमी के संकेत पिछले वर्ष से मिलने शुरू हो गए थे, और धीरे धीरे अब उनमें प्रगाढ़ता देखने को मिल रही है। तो उनका लेख में ये लिखना था कि 2025 में चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 25वीं वर्षगांठ है, क्योंकि हम 75 ईयर्स हो जाएंगे, क्योंकि चीन 1950 में बना था, ठीक है, और तभी से भारत और चीन के साथ संबंध है, और वर्तमान में 2025 है, तो 75 ईयर्स हो गए दोनों के रिलेशन को। और हाल ही में इनकी मीटिंग भी हुई है, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, इन पे, और आपस में जो अच्छे संबंध है उनसे विश्वास बढ़ा है। और 2014 से 2024 के बीच वो 18 बार मिल चुके हैं, और रिसेंटली 19वीं बार इनकी मुलाकात हुई थी। और उनका मानना है कि भारत और चीन साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जो हमारी सहमतियां हैं वो मतभेदों से कहीं ज़्यादा है, तो हमें अपनी सहमतियों पर फोकस करना चाहिए। और अगर भारत और चीन आपस में सहयोग करें तो 21वीं सदी को सही मायने में एशियाई सदी बनाया जा सकता है।
और उनका मानना है कि जो वर्तमान में विश्व व्यवस्था है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। विश्व व्यवस्था के सामने वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे एक तरफावाद, संरक्षणवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, आतंकवाद, उग्रवाद और प्रभुत्ववाद। ये सारी चुनौतियां विश्व के सामने हैं और इनसे निपटने के लिए और अराजकता फैलने से रोकने के लिए एक ग्लोबल गवर्नेंस यानी वैश्विक शासन प्रणाली की आवश्यकता है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। हाल ही में एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तियानजिन शिखर सम्मेलन हुआ था 2025 का। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट सी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और इसके संदर्भ में यहाँ पे राइटर का यह कहना है कि इतिहास में सबसे सफल सम्मेलन हो सकता है और वह ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि विश्व में जो व्यवस्था है वो बदल रही है, उसके कारण ये सबसे सफलतम सम्मेलन हो सकता है। अब क्योंकि इस सम्मेलन में सी जिनपिंग ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी और उसके अंदर टोटल 5 पिलर है। पहला, संप्रभु समानता यानी सॉवरेन इक्विलिटी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का शासन, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ। तीसरा, मल्टीलेटरलिज्म, बहुपक्षवाद। चौथा, पीपुल सेंट्रिक अप्रोच, जन केंद्रित दृष्टिकोण। पांचवा, वास्तविक परिणाम, रियल रिजल्ट। संप्रभुता की बात की जाए तो सभी देश बराबर है, छोटा हो या बड़ा, किसी के भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून का शासन यानी यूनाइटेड नेशन के चार्टर और इंटरनेशनल लॉज है, उनका बिना किसी दोहरे मापदंड को फिर से लागू किया जाए। बहुपक्षवाद, वैश्विक मामलों में सभी मिलकर निर्णय लें, जिसमें यूएन एक सेंट्रल मंच या पिलर के रूप में काम करें। पीपुल सेंट्रिक अप्रोच यानी शासन का अंतिम लक्ष्य सभी देशों के लोगों का कल्याण होना चाहिए। और रियल रिजल्ट यानी शासन ऐसा हो जो वास्तविक समस्याओं का समाधान करे। और विकसित देशों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि विकासशील देशों के साथ मिलकर वो काम करें। इस तरह जो ये 5 पिलर्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि चीन अपने आप को कैसे एक आदर्श और यथार्थ के सम्मिश्रण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और देखा जाए तो क्या चीन खुद इनको मानता है? जैसे कि साउथ चाइना सी है, उसके अंदर जो यूएन क्लॉज है, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ की पालने की बात करता है वो, लेकिन उसने साउथ चाइना सी के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो यूएन क्लॉज के निर्णय को नहीं माना था। संप्रभुता की बात करें तो चीन का बॉर्डर 14 देशों के साथ शेयर करता है चीन। उसमें 14 देशों में लगभग सभी के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसके। बहुपक्षवाद के मामले पर चीन की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि चाइना है, उसका स्पेशली फोकस रहता है, वो अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस पर रहता है। जहाँ पे खुद कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, वो बहुपक्षवाद के महत्व को कैसे समझेगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो इसी तरह से ये ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का उनका प्रस्ताव था और जिसका राइटर ने जिक्र किया है। ये प्लेनिंग पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव किसका है। ऐसा नाम सुनते ऐसा लगता है अमेरिका, यूके, फ्रांस ये सब लाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे की राह क्या हो सकती है कि वर्तमान में 80वीं सालगिरह है यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुए और एंटी फासिस्ट युद्ध में जीत। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के कड़वे सबक पर गहराई से सोचने के बाद ही यूएन की स्थापना हुई थी और जिससे ग्लोबल गवर्नेंस में एक नई प्रैक्टिस शुरू हुई थी। और पिछले 80 सालों में जो यूनाइटेड नेशन बेस्ड जो ग्लोबल गवर्नेंस है, उसके विजन और प्रैक्टिस ने दुनिया में शांति और विकास को बनाए रखने में अपना काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। हालांकि 21वीं सदी के पहले कुछ दशकों में दुनिया को तेजी से उतार चढ़ाव, अशांति और अनिश्चित और अप्रत्याशितता का सामना करना पड़ा। अब जो जीजीआई का लक्ष्य है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसमें सुधार करके उसे और अधिक प्रभावी बनाना है। भारत को विश्व के मुद्दों पर नैतिक स्पष्टता के साथ बोलना चाहिए, न कि अस्पष्टता के साथ। यह आर्टिकल मुख्य रूप से जो ट्रंप ने दावा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल का आयात नहीं करेगा या बंद कर देगा। तो इसके संदर्भ में जो भारत की प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि भारत ने न तो सीधे सीधे इसको स्वीकार किया कि ऐसा कहा गया है और न ही इसे अस्वीकार किया गया। उन्होंने कहा था कि किसी बात की जानकारी नहीं है, यानी ये एक तरह से सॉफ्ट डिनायल की पॉलिसी है। और ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में जो ट्रंप की भूमिका पर भी भारत ने एक तरह से सॉफ्ट डिनायल की पॉलिसी को अपनाया था। तो एक तरह से हाल के समय में ये सॉफ्ट डिनायल की पॉलिसी को देख सकते हैं। अब चाहे तो हम स्पष्ट प्रतिक्रिया दे सकते हैं, पर ऐसी अस्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? इसका कारण ये है कि पहला तो भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय संबंध है, वो काफ़ी संवेदनशील चरण में है। अभी ट्रेड डील में के लिए बातचीत चल रही है और हमारे ऊपर टैरिफ भी अच्छा खासा लगा रखा है। और साथ ही जो चीन का राइज हो रहा है उसको लेकर दोनों देशों के कॉमन इंटरेस्ट है, साझा हित है।
और साथ जो ट्रंप का अप्रत्याशित स्वभाव है वो भारत के राजनयिकों के लिए एक चुनौती बन सकता है, सीधे टकराव से भी बचना चाहते हैं, ये भी इसका इशू है। अब असली चुनौती क्या है कि ट्रंप का जवाब देना नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष स्पष्ट करना है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के संदर्भ में रूसी तेल खरीदने पर भारत की क्या नीति है उसे स्पष्ट करना चाहिए और साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने रुख को स्पष्ट करना चाहिए। लेखक का मानना है कि यहाँ पे ट्रंप के बयानों को जवाब देने से इतर इस स्पष्टता की नीति को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जहाँ पे भारत को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर भारत ग्लोबल पावर बनना चाहता है तो उसे अपना एक नैतिक स्पष्टता बेहद आवश्यक है। और उसके सामने जो नॉर्थ अटलांटिक की तीखी आवाजें, इससे तात्पर्य क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके जो कड़वे बोल हैं, चाहे नेटो के हेड द्वारा भारत की आलोचना करना हो, चाहे ट्रंप द्वारा भारत की आलोचना करना हो, इन सबसे परे भी आवश्यक है कि स्पष्टता हो, ताकि जो भारत को ग्लोबल पावर बनने की उम्मीदों के अंदर सहयोगी रहे। हाल ही में अफगानिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भारत की यात्रा की थी। उसके पश्चात क्या डेवलपमेंट है, क्या होना चाहिए, भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को आगे किस तरह से ले जाना चाहिए, इसके ऊपर इसमें प्रकाश डाला गया है। उद्देश्य क्या होना चाहिए भारत का कि हमें अफगानिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना होगा और हमें अफगानिस्तान को एक स्थिर राष्ट्र बनाना होगा और भारत की छवि एक मानवीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। वैसे ऑलरेडी भारत की छवि एक मानवीय शक्ति के रूप में, लेकिन फिर भी उसे बनाए रखना और उसे मजबूत करना आवश्यक है। जमीनी हकीकत क्या है कि तालिबान ने स्पष्ट किया कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। वही यूएन की एक रिपोर्ट बताती है कि तालिबान ने इस्लामिक स्टेट खुरासान, ये इस्लामिक स्टेट की वो विंग है जो अफगानिस्तान में सक्रिय थी, उसके खिलाफ तालिबान ने कार्रवाई की है। लेकिन हाँ, एक टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो कि ये भी एक तालिबान ही है, लेकिन ये पाकिस्तान में शरिया कानून की स्थापना करना चाहता है और पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करता है। इसके खिलाफ तालिबान ने कोई स्ट्रॉन्ग कार्रवाई नहीं की है। इसका एक संदर्भ ये भी हो सकता है कि तालिबान शासित जो अफगानिस्तान है उसमें तालिबान अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ है और उसको जो जड़ें वो ऐसा नहीं जमने से पहले उखड़ जाए और एक नए संघर्ष में नहीं फंसना चाहता, ये भी कारण है। अब भारत के लिए क्या है, भारत को वहाँ पे एक नशा उन्मूलन कार्यक्रम अपनाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान, आपको पता होना चाहिए कि ये गोल्डन क्रिसेंट का रीजन है, गोल्डन क्रिसेंट का रीजन है और यहाँ पर विश्व का लगभग 20 से 25% जो अफीम वगैरह है वो यहाँ पे पाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे नशाखोरी बहुत है, लेकिन तालिबान ने आने के पश्चात कंट्रोल किया है अफीम की खेती को और साथ ही भारत वहाँ पे वैकल्पिक फसलों को उगाने के लिए और उसके एक्सपोर्ट में हेल्प कर सकता है। साथ ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उसको उसकी जो एक्सपीरियंस है उससे ट्रेनिंग दे सकता है। साथ ही भारत पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे काम कर सकता है, क्योंकि काबुल में जो पानी की भारी कमी है और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक काबुल में वहाँ पे 0 डे हो जाएगा, मतलब एकदम सूखे की स्थिति बन जाएगी। अब काबुल नदी पर सेतु बांध बनाने का भी भारत ने प्रस्ताव दिया है, जिसने अफगानिस्तान ने एक तरह से स्वीकार करने के संकेत दिए हैं। और साथ ये भी सुझाव है कि नई जल संधि हो, क्योंकि जो काबुल नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है, इसलिए 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों को फायदा होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, तो ऑनलाइन स्कॉलरशिप है या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत कुछ स्पेशल इनिशिएटिव ले सकता है। अब सबसे बड़ी बात देखी जाए तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सेना है वो अफगानिस्तान को अस्थिर रखना चाहती है ताकि वो तालिबान को अपने कंट्रोल में रख सके। आम पाकिस्तानी लोग हैं, खासकर पश्तून लोग, वो स्थिर अफगानिस्तान चाहते हैं ताकि व्यापार और पारिवारिक संबंध है वो बने रहें। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी एक दुविधा है, सेना चाहती है कि अफगानिस्तान अस्थिर रहे, तालिबान उनके कंट्रोल में रहे, वही आम पाकिस्तानी चाहते हैं कि स्थिर अफगानिस्तान चाहते हैं। वहीं आगे की राह क्या होनी चाहिए कि स्थिर और मित्र देश बनाए रखने के लिए भारत को प्रयास करना चाहिए और ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जो सरकार बदलने पर भी स्थिर रहे। साथ ही आतंकवाद को खत्म करना है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान में एक प्रणालीगत बदलाव, जैसे लोकतंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। जब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी तो हम पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद या पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको हम कम नहीं कर सकते। ये खुला हमला यानी वेनेजुएला में ट्रंप प्रशासन के दखल के झूठे बहानों पर आधारित है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि अमेरिका है उसने वेनेजुएला के अंदर हस्तक्षेप किया था। ये जो व्यक्ति हैं ये वेनेजुएला के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, इनको नाम है निकोलस मादुरो और ये मारिया मचाडो है, जिनको हाल ही में
नोबेल पीस प्राइज मिला था, क्योंकि इन्होंने मादुरो के खिलाफ जो संघर्ष किया था उसके एवज में लोकतंत्र की बुलंद आवाज बनने के लिए इनको, मारिया मचाडो को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। अब हम देखते हैं कि ये स्थिति है क्या। तो आपने अगर 9th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें एक कार्टून जरूर देखा होगा कि अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी CIA के माध्यम से कई देशों के अंदर तख्ता पलट या सत्ता में परिवर्तन करवाता रहा है, और लैटिन अमेरिका में भी अमेरिका ने ऐसा किया है। अब सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वीकारा कि वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ CIA के गुप्त अभियानों को मंजूरी दी। तो मतलब अमेरिका जो सबसे अपने आप को लोकतंत्र का अगुवा कहता है, वो कैसे किसी देश के अंदर सत्ता परिवर्तन को सपोर्ट कर रहा है। ऐतिहासिक पैटर्न क्या है? 1954 में ग्वाटेमाला, क्यूबा में बे ऑफ पिग्स, 1973 में चिली, 1980 के दशक में निकारागुआ, यह सब में अमेरिका ने तख्ता पलट करने का प्रयास किया था। अमेरिकी सेना और CIA का दखलंदाजी हुई थी। लेकिन इस हस्तक्षेपों का प्रभाव क्या हुआ कि लंबे समय तक वहां अस्थिरता और तानाशाही रही। और आज न्यूज में भी यह था कि कैरेबियन यानी जो रीजन है दक्षिणी अमेरिका का, उस रीजन के अंदर यूएस ने तैयारी की है और वहां पे कुछ सैनिक वगैरह भी भेजे हैं। तो एक ऐसी स्थिति भी बनकर आ रही है कि वेनेजुएला और अमेरिका, इन दोनों के सैनिक आमने सामने हो सकते हैं। यहाँ पे अगर ये फोटो देखें तो वेनेजुएला यहाँ पर है और ये ऊपर का रीजन है वो कैरेबियन है। यहाँ पे यूएसए के जो सैनिक है उनकी उपस्थिति देखी गई है। अब वेनेजुएला के अंदर क्या दिक्कत है कि वहाँ वेनेजुएला में 2024 से ही विवादित चुनावी जीत, एक्चुअली 2024 में जो वेनेजुएला में चुनाव हुए थे और जो वेनेजुएला की जीत हुई थी उसे एक तरह से चुनावी जीत माना गया, और खराब आर्थिक प्रबंधन, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और नागरिक देश छोड़ने को मजबूर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि यूएस का हस्तक्षेप है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। साथ ही जो वेनेजुएला के अंदर आंतरिक समस्याएं निकोलस मादुरो है वो भी सही नहीं है, गलत दोनों ही हैं। लेकिन अमेरिका एक झूठे बहाने से मादुरो पर या वेनेजुएला पर हमला कर रहा है कि शरणार्थी संकट या वेनेजुएला पर नार्को टेररिस्ट का आरोप लगाकर अपनी कोशिशों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था हमने हस्तक्षेप किया है, CIA ने उससे इनकार कर दिया। तो इन दोनों में भी एक तरह का मतभेद देखने को मिल रहा है। अब असली मकसद क्या है अमेरिका का कि वो है कि जो वेनेजुएला की जो विशाल तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है उस पर नियंत्रण करना, क्योंकि जो निकोलस मादुरो थे उनकी रूस, चीन, क्यूबा इनके साथ मजबूत संबंध थे। वो जो अमेरिकन रीजन में अमेरिकी प्रभुत्व के लिए क्या है, एक चुनौती है। ये सब भी कारण है। आगे की राह क्या होना चाहिए कि मादुरो सरकार है उसकी तानाशाही और चुनावी प्रक्रियाओं में हेरफेर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो, और अमेरिका का अवैध हस्तक्षेप भी जायज नहीं है। यानी मादुरो ने किया वो भी गलत है, लेकिन जो यूएस कर रहा है वो भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका की जो शासन बदलने की नीतियां हैं उनका विरोध करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि हाल ही में जब बांग्लादेश में सत्ता में बदलाव आया था तब भी ऐसा कहा गया था अघोषित रूप से कि किसी आइलैंड की मांग की थी अमेरिकी सेना ने, और अमेरिका ने जब बांग्लादेश से वो द्वीप मांगा तो बांग्लादेश ने मना कर दिया था। तो बांग्लादेश में सत्ता में परिवर्तन करवा दिया अमेरिका ने। तो साथ ही वेनेजुएला तक की जो संप्रभुता है उसका सम्मान होना चाहिए और इसके एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, और वेनेजुएला को अपना भविष्य बिना किसी बाहरी दखल के तय करने का अधिकार है। यहाँ तक कि अमेरिका को भी बीच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सोचना जरूरी है सेगमेंट की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमारे टॉपिक है नक्सलवाद। अभी इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो कि JS3 इंटरनल सिक्योरिटी में स्पेशली मेंशन्ड है, उसके बारे में जो माओवादी है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का लक्ष्य भी है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूर्णतः समाप्त किया जाए। तो उसी दिशा में सरकार की एक तरह से बहुआयामी रणनीति चल रही है। उनको पुनर्वास भी किया जा रहा है, साथ ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन भी चल रहा है। तो सभी तरीके से इस पर कार्यवाही चल रही है और उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। हाल ही के दिनों में हम रोज कवर कर रहे हैं कि एक्स माओवादियों ने हथियार डाल दिए। तो ये इससे लग भी रहा है कि अब जो माओवादी मूवमेंट है वो काफ़ी सिकुड़ चुका है। अब बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने जो H1B वीज़ा की फ़ीस की बढ़ोतरी की थी, जो कि पहले $1,000 थी, उसको बढ़ा के सीधा $1,00,000 कर दिया था। उसके खिलाफ अमेरिकी ट्रेड बॉडी ने कोर्ट में रुख किया है।
अब गुजरात कैबिनेट में नए 19 चेहरों ने शपथ ली है, यानी नए मिनिस्टर बने। अब एक प्रश्न आपसे ये है कि सीएम ने क्यों नहीं ली? तो सामान्यतः क्या होता है कि गुजरात में सीएम को छोड़कर बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन सब ने क्या दिया था, इस्तीफा दिया था, रेजिग्नेशन दिया था, लेकिन सीएम ने नहीं दिया था। अगर सीएम देते ना तो बाकी को देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सभी का एक साथ इस्तीफा मान लिया जाता। तो सीएम तो रहे हैं लेकिन बाकी लोगों की जगह नए मंत्री आए हैं। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डिजिटल अरेस्ट है वो एक गंभीर चिंता का विषय है, उस पर चिंता प्रकट की है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये होता है कि फेक सीबीआई, फेक पुलिस थाना, फेक कोर्ट कचहरी के नाम पर लोगों को लाइव वीडियो कॉल पर उनको अरेस्ट किया जाता है और उनसे फिर बड़े बड़े फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करवाकर उनसे पैसे हड़पे जाते हैं। और गजा के अंदर क्रॉसिंग, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉसिंग है गजा के अंदर, जिनके बारे में हम कल बातचीत करेंगे। आज हमने मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ी शुरुआत की है, थोड़ी थोड़ी मिडिल ईस्ट के बारे में सारी बातचीत हम डेली करते रहेंगे। तो गजा में जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉसिंग है, रफा क्रॉसिंग वगैरह, वो अभी तक बंद है। इस वजह से गजा के अंदर जो राहत सामग्री वो पहुंच नहीं पा रही है। तो शांति समझौता स्थापित होने के बावजूद भी अभी तक अकाल और भूखमरी गजा में विद्यमान है। साथ ही जो इंटरनेशनल जो एक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, जिसको G20 की जो इंडिया में मीटिंग हुई थी उसमें प्रस्तावित किया गया था। और ये भारत से UAE, फिर सऊदी अरब, फिर इसराइल के हाइफा पोर्ट होते हुए ग्रीस तक जाएगा। यह भारत को यूरोप से जोड़ना है मिडिल ईस्ट होते हुए। तो इसके लिए जो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कल मीटिंग की थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहना है उनका कि अगर फिलिस्तीन का जो इश्यू है, अगर जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये IMEC है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसी के साथ ही आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आप PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, अन्य चैनल से आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।